दोस्तों ग्रेट मॉर्निंग, भूपेश आनंद में आपके सामने समय आज बड़े ही अच्छे मूड में आपके सामने खड़ा हूं और मैं आपको एक मन की बात बताना चाहता हूं। दोस्तों हम लेक्चर नंबर 9 अभी कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं एक्चुअली में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का ये जो चैप्टर हमने किया, 7 लेक्चर्स तक कंसेप्ट डिस्कस किए। 8th लेक्चर में मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आपके टेक्स्ट के क्वेश्चंस कराए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए, ट्राई यू अंडरस्टैंडिंग्स वाले क्वेश्चन कराए। बेटे आज इस 9th लेक्चर में मैं आप ही का एग्जामिनेशन किट से कुछ डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके कंसेप्ट्स प्रॉपरली क्लियर नहीं हैं तो आपका पहला स्टेप होना चाहिए दोबारा से मेरे लेक्चर्स को देखना, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करना। बेटे अगर आपने अभी तक अपने नोट्स नहीं प्रिपेयर किए तो आप प्लीज मेरी सारी स्लाइड्स को लिखें, उसके बाद एक सभी चैप्टर का एक माइंड ट्री बनाएं। अब एक बच्चा कह रहा है माइंड ट्री होता क्या है, मैं बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइंड ट्री। बेटे एक ग्राफ, एक फ्लो चार्ट होता है जो पूरे चैप्टर को रिजेंबल कर देता है। उसके बाद जब आप मेरा लेक्चर देखें तो उससे पहले वो क्वेश्चंस को अपने आप रिवाइज करें, अपने आप एटलीस्ट क्वेश्चन पढ़ें और अपने आप खुद देखें कि उसका आंसर क्या हो सकता है। बेटे ऐसा नहीं है कि आप आंसर नहीं कर पाएंगे। इस बात का दावा है कि अगर आपने मेरे सारे लेक्चर को ध्यान से सिंसियरली देखा है, सुना है, रिलेट करने की कोशिश की है तो 60-70% क्वेश्चंस आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने आप ही हो जाएंगे। वो बेटे जो बाकी 20-25% रह गए, मेरा लेक्चर क्लियर करके आप देख सकते हैं कि आपने मिस्टेक कहां पे की थी। लेकिन एक बात मैं अंदर की बता रहा हूं कि आप पहली बात आप अपने आप उन क्वेश्चंस को ट्राई करें और दूसरी बात आपका जो भी आंसर है उसको वहां पर लिखें, 2-3 लाइंस में लिख दें। भले आपको सब्जेक्टिव टाइप आंसर नहीं आएगा बेटे, लेकिन जब आप सब्जेक्टिव आंसर्स लिखते हैं ना अपने रजिस्टर में या अपनी उसी एग्जामिनेशन किट में, तो यकीन मानिए आपके वो कंसेप्ट और ज्यादा अंदर चले जाते हैं। मैंने ऐसी टेक्निक फॉलो किया, देखिए मेरे सामने एग्जामिनेशन किट है, कई क्वेश्चंस के मैंने आंसर्स भी साथ साथ लिखे हैं। आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स पहले लिखने हैं, पहले खुद पढ़ने हैं, फिर सोचना है कौन सा बेस्ट आंसर होगा और उस आंसर की एक्सप्लेनेशन लिखनी है बेटे, तब जाकर ज़्यादा बातें समझ आएंगी। मैं ये समझता हूँ कि आप ये मेरी बातों को फॉलो करेंगे। आइए प्लीज़ अपनी एग्जामिनेशन किट को आज बाहर निकाल लीजिए बेटे, एग्जामिनेशन किट को बाहर निकाल लीजिए। मैं भूपेश आनंद आपके लिए ही, हाँ आप ही के लिए मैं आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चंस से आज कुछ बातें, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो मैं पहला चैप्टर तो ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस तो आपको पहले करा ही चुका हूं, तो मैं आज जो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूं बेटे उसका नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनल एंड स्ट्रक्चर। सेक्शन 1 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे बेटे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। बड़ा इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव ऑलरेडी डिवोटेड 7 लेक्चर्स फॉर क्लियरिंग दीज कंसेप्ट्स। तो आइए हम सब आराम से देखें कि क्वेश्चन नंबर 11 से हम क्या सीखने जा रहे हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एंटरप्रेन्योरशिप स्ट्रक्चर। तो आपको देखना है बेटे क्या है इज करेक्ट। बेटे क्वेश्चन को पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हम क्वेश्चन को जल्दबाजी में पढ़ते हैं, पूछता कुछ है, हम देखते कुछ है और आंसर को छोड़ देते हैं। तो क्वेश्चन ये नहीं लिखा इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इज करेक्ट। और आपको एंटरप्रेन्योरशिप में बताइए मैंने क्या क्या बताया था, दैट देयर इज ए क्लोज ओनरशिप एंड कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल बड़ा छोटा सा रहता है, बट दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नॉट गुड फॉर ग्रोथ, फॉर डाइवर्सिफिकेशन, फॉर स्टार्टअप्स, फॉर फर्स्ट टाइमर्स, दिस स्ट्रक्चर कैन बी गुड। तो आइए हम देखते हैं क्या लिखा है। इट यूजुअली अलाउज फॉर डिफाइंड कैरियर पाथ फॉर एम्प्लॉइज। बेटे in case of entrepreneurial structure, because there is a close relationship, close supervision of employer, of the owner with employees, so it does not give the career opportunities. तो पहले स्टेटमेंट तो ठीक ही नहीं है, क्योंकि जबकि वो फर्स्ट कह रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इट ऑब्टेन्स, इट ऑफन एंजॉयज
स्ट्रॉन्ग गोल कॉन्ग्रुएंस थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। बेटे ये बात बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, देर इज अ क्लोज सुपरविजन ऑफ द ओनर विद एम्प्लॉइज। तो जो गोल है वो प्रॉपरली सबको क्लियर रहता है और सभी उस गोल को अचीव करने के लिए, दैट कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। आइए हम सभी ईमानदारी से इस स्टेटमेंट को करेक्ट को टिक लगा दे। बट लेट अस रीड स्टेटमेंट सी। इट कैन नॉर्मली कोप विद सिग्निफिकेंट डाइवर्सिफिकेशन एंड ग्रोथ। बेटे एंटरप्रेन्योरशिप स्ट्रक्चर इज नॉट गुड एग्जाम्पल फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। तो ए और सी रॉन्ग है, बी करेक्ट है। तो मैंने आपके सामने स्टेटमेंट नंबर बी को लिख दिया। बेटे बी इज करेक्ट। आगे चलते हैं बेटे, आइए हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आ गए। Which of the following is disadvantage of a functional structure? बेटे आपको मेरिट्स डीमेरिट्स सभी स्ट्रक्चर्स के पता होने चाहिए। फंक्शनल का नाम है डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर, जहां पर आप प्रोडक्शन, अकाउंट्स, फाइनेंस, R&D डिपार्टमेंट्स अलग अलग बनाते थे। Economies of scale can be an added advantage for that, and it can be better for two or three products. But if the more products are there, this structure is not better. आइए देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज। बेटे वो डिसएडवांटेज पूछ रहा है, इस बात को बड़ा इंपॉर्टेंटली देखना है कि वो पूछ क्या रहा है। ही इज आस्किंग फॉर डिसएडवांटेज। lack of economies of scale. No, when I go for departmental type of structure, but a lack of economies of scale नहीं होती, there is a economies of scale. बेटे वहां पर तो economies of scale होती हैं। So this is not a disadvantage, rather this is an advantage of a functional structure, absence of standardization. बेटे ये भी गलत है। when we talk of functional, so all people who are related with that department are grouped in a department, and they can, they can have a specialization, they can have a standardization. So lack of standardization is also wrong. But specialists feel isolated. No, specialists do not feel isolated in functional organization, because they are the head or they are involved in that department जो उनका expertise है, तो वो isolated कैसे feel करेंगे? So this is an advantage for functional type of organization structure. Empire building. बेटे empire building, अब आप ये बताइए, जब आप जिस डिपार्टमेंट में वर्क करेंगे तो अल्टीमेटली आप यू विल बी थिंकिंग ऑफ दैट डिपार्टमेंट ओनली, आप उसी डिपार्टमेंट के आसपास घूमेंगे। सो दिस कैन बी अ एम्पायर बिल्डिंग, यस, बिकॉज द अल्टीमेट कॉमन ऑब्जेक्टिव वो मिसमैच हो जाएगा, बिकॉज एवरी डिपार्टमेंट वांट्स टू हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल वांट टू हैव मोर प्रोडक्शन। बेटा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चाहेगा ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, अकाउंट्स डिपार्टमेंट चाहेगा ज्यादा कम से कम कॉस्ट इनकर करें, और कॉस्ट रिडक्शन शुड बी देयर। बेटे मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या ऑब्जेक्टिव होगा? टू इंक्रीज द ब्रांड वैल्यू। तो इन सभी के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होंगे। सो दिस कैन बी अ डिसएडवांटेज। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 13 में हम आ गए आराम से। पी कंपनी इज अ कंपनी दैट मेक्स, ठीक है 13 को भी देख लेते हैं एक सेकेंड में, पहले 14 देखेंगे। H company makes a variety of unrelated products including bicycles, furniture and electronics. बेटे अब सारे products वो कह रहा है unrelated हैं। It is aware that each of the products requires very different strategies and functions. सारे products को अलग अलग strategies और functions की requirement है। It means products are important. Okay. It wishes to have a structure that will allow each product to be managed separately, but wishes to have overall administrative to minimize its overall administrative cost. ठीक है। Which of the structure is the most appropriate? बेटे मेरे हिसाब से बेस्ट है डिविजनल। एंटरप्रेन्योर तो बेस्ट ही नहीं है, फंक्शनल भी बेस्ट नहीं है, बिकॉज दे वांट टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑल्सो, बिकॉज कॉस्ट विल बी मैक्सिमाइज इन केस ऑफ मैट्रिक्स। सो इट इज बेटर टू हैव डिविजनल, तो बेटे फर्स्ट पार्ट ये आंसर है, डिविजनल। मैं आ गया जी क्वेश्चन नंबर 15 में। P is a firm of accountants. बेटे P एक फर्म ऑफ अकाउंटेंट्स है, ठीक है जी, इसमें सारे अकाउंटेंट्स बैठे।
which prepares financial statements for its customers. According to this, ये 15th में भी करते हैं, पहले 16th में आ जाए. Which of the following structures results in potential loss of control? बेटे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना. Results in loss of control मतलब ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिससे कंट्रोल कम हो जाएगा, जिससे देयर विल बी लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर की ऑपरेटिंग डिसीजंस. मैट्रिक्स, एंटरप्रेन्योरल, फंक्शनल, ज्योग्राफिक. आप बता दीजिए ऐसा जहां पर लॉस ऑफ कंट्रोल विल बी देयर, वेयर लॉस ऑफ कंट्रोल विल बी देयर. बेटा मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स का मतलब समझते हैं रोज एंड कॉलम्स, प्रोडक्ट मैनेजर एंड डिपार्टमेंट मैनेजर्स. एंटरप्रेन्योरशिप में तो देयर इज नॉट अ लॉस ऑफ कंट्रोल. फंक्शनल में भी देयर विल बी नॉट अ लॉस ऑफ कंट्रोल. इवन मैट्रिक्स में भी इफ आई सी नॉट अ लॉस ऑफ कंट्रोल. बट इफ आई सी ज्योग्राफिक, यू नो, ज्योग्राफिक में वी आर फोर्स्ड इन केस ऑफ डिविजनल विद ज्योग्राफिकल लोकेशंस. अगर हमें डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जाना है और वो ज्योग्राफिकल बेस्ड है, जैसे नॉर्थ इंडिया, जैसे साउथ इंडिया, जैसे वेस्ट इंडिया, जैसे ईस्ट इंडिया, सो इन दैट केस मेरी कंट्रोलिंग कम हो जाएगी. दैट इज ओके. सो डी इज द आंसर. बेटे ज्योग्राफिकल में इट विल लीड टू हैव अ लॉस ऑफ कंट्रोल. बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं. 17th में आ गए जी. आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स. आपको अब ये देखना है कि क्या ये नीचे वाली स्टेटमेंट ठीक है या गलत है. टॉल ऑर्गेनाइजेशनल टिपिकली हैव अ नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल. बेटे टॉल क्या होती है, जैसे मैंने कहा एक, फिर एक, फिर एक, फिर दो, ऐसे इस तरह के स्ट्रक्चर्स, बड़े सारे स्ट्रक्चर्स नीचे. बेटे इनमें स्पैन ऑफ कंट्रोल कम होता है. बिल्कुल ठीक है. सो दिस इज ट्रू. बेटे टॉल स्ट्रक्चर में स्पैन ऑफ कंट्रोल विल बी वेरी नैरो. अ फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन इज वन. बेटे फ्लैट ये हो गई, जैसे मैंने कहा जी एक के नीचे बड़े सारे इंप्लॉइज आ गए, अज्यूम कर रहा हूं कुछ इस तरह का आ गया है. यस, इट विल हैव अ स्मॉल और शॉर्टर स्केलर चेन. तो बेटे ये बिल्कुल ठीक है. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तो 17th की दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है. हम आ गए 18th में. कंसिडर द फॉलोइंग बेनिफिट्स. आइए. reduce training cost within the organization. Okay, better local decisions due to local expertise, better motivation of staff, reduction in subordinate behavior. Which of these are advantages of centralization within an organization? बेटे देखिए बार बार वो पूछ रहे हैं, हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे, वहां पे भी पूछा था, यहाँ पे भी पूछ रहे हैं. व्हाट आर द पॉजिटिव्स और द बेनिफिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड व्हाट आर नॉट द बेनिफिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन. तो एडवांटेजेस सबकी पता होनी चाहिए. बेटा सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जब पावर एक ही के पास होती है. रिड्यूस ट्रेनिंग कॉस्ट. बेटे जब मैं पावर दूंगा ही नहीं किसी को, तो मुझे किसी को ट्रेन ही नहीं करना पड़ेगा, और जब ट्रेन ही नहीं करना पड़ेगा तो मेरी ट्रेनिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी. सो दिस इज अ बेनिफिट. ठीक है. better local decisions due to local expertise. नहीं बेटे, this is not a benefit when I am talking of centralized. एक तरफ मैं बात करता हूँ कि centralized organizational structure है, तो जब मैं कहता हूँ ये centralized organizational structure है, तो आपके पास जो पावर है आप ही लेंगे, तो लोकल लोग तो ले ही नहीं पाएंगे. सबऑर्डिनेटेड मैनेजर्स दे कैन नॉट टेक. सो दिस इज नॉट एडवांटेज. बेटर मोटिवेशन ऑफ स्टाफ. बेटे अगेन दिस इज नॉट एडवांटेज. अगर सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है तो मोटिवेशन अच्छा नहीं होगा. स्टाफ मेंबर्स दे विल बी ऑलवेज डीमोटिवेटेड बिकॉज दे डोंट हैव द पावर. रिडक्शन इन सबऑर्डिनेट, रिडक्शन इन सब ऑप्टिमल बिहेवियर. यस, दिस कैन बी अ बेनिफिट. रिडक्शन इन सब ऑप्टिमल बिहेवियर. आराम से देख लें बेटे. क्वेश्चन नंबर हम 18th को डिस्कस कर रहे हैं, और 18th में मुझे लगता है फर्स्ट और फोर्थ ठीक है, तो डी आंसर ज्यादा बेस्ट है. आप चेक करिए जी, डी इज द आंसर बिकॉज स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट एंड स्टेटमेंट नंबर फोर्थ आर ओके. मैं आ गया जी 19th में. अ कंपनी इज प्लानिंग टू आउटसोर्स. ठीक है जी, ऑफ शोरिंग की बात हो रही है, आउटसोर्स की बात हो रही है. ऑफ इट्स फंक्शंस इवन दोस विच इट फील्स आर कोर. इट मीन्स वो कोर और नॉन कोर दोनों के दोनों फंक्शंस को आउटसोर्स करना चाहते हैं. तो बेटे इट इज नेम्ड एज क्या, आप बताइए. हॉलो में तो खाली आप नॉन कोर को आउटसोर्स करते हैं. वर्चुअल में यू डेलीगेट और यू
आउटसोर्स ऑल द फंक्शंस वेदर दे आर कोर और वेदर दे आर नॉट कोर। तो 19th में बेटे वर्चुअल, मैं समझता हूं ए इज द करेक्ट आंसर, आप चेक कर लीजिए बेटे। कंसेप्ट्स क्लियर होंगे ना तो आप इजीली सब काम इजीली आंसर कर पाएंगे। अ कंपनी manufactures motor vehicles, she has recently decided to stop the manufacturing of the car, instead will buy the window ready made from the external supplier, the remaining components of this, it means they are going for component purchase। मैंने एग्जांपल दिया था Xiaomi का, मैंने एग्जांपल दिया था MI का कि आप कुछ कंपोनेंट्स आउटसोर्स कर रहे हैं और कुछ कंपोनेंट्स आप खुद बना रहे हैं, तो मॉड्यूलर। तो बेटे डी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको आंसर पता है, लॉजिक क्लियर है, तो सीधा आप ऑप्शन में भी आ सकते हैं, मुझे बाकी ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं हो रही। आप देखिए ऑफ शोरिंग रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ मेंबर्स टू अदर कंट्रीज विद लोअर वेज रेट्स। नहीं बेटे, ऑफ शोरिंग का मतलब है कि हम अपना स्टाफ मेंबर्स को नहीं भेज रहे, हम अपना वर्क दूसरी कंट्री में दे रहे हैं बिकॉज वहां पर चीपर स्टाफ है, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, सो 22nd में आ गए, अडॉप्टिंग अ शेयर सर्विस अप्रोच refers to centralization of an internal service within an organization. The operations of internal service will be unaffected। आराम से पढ़ लीजिए बेटे। जब हम शेयर्ड सर्विस अप्रोच को फॉलो करते हैं, आप ये बताइए, जब हम शेयर्ड सर्विस अप्रोच को फॉलो करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, एप्पल कंप्यूटर्स ने एक कॉमन अकाउंट्स डिपार्टमेंट बना लिया, उसमें आईपैड की अकाउंटिंग हो रही है, आईफोन की अकाउंटिंग हो रही है, मैकबुक की अकाउंटिंग हो रही है, तो उसको माइंड में रखते हुए आप पढ़िए। अडॉप्टिंग अ शेयर सर्विस अप्रोच रेफर्स टू द सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंटरनल सर्विस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। द ऑपरेशंस ऑफ द इंटरनल सर्विस विल बी अनअफेक्टेड इन दिस स्टेटमेंट। बेटे अनअफेक्टेड नहीं होंगी, अफेक्टेड होंगी। बेटे आप ये बताओ अफेक्टेड नहीं होंगी। तो आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23rd में, अ कंपनी that currently manufacture total metal tubing, it has recently decided to open a series of new manufacturing plants which it believes to help into European markets. Which level of strategy would be? बेटे ये स्ट्रैटेजिक है और क्या, आराम से पढ़ लीजिए। स्ट्रैटेजिक का मतलब ही होता है कि टॉप लेवल की लॉन्ग टर्म प्लानिंग। इट इज नॉट फंक्शनल, फंक्शनल को वैसे हम टेक्टिकल भी बोलते हैं, फंक्शनल और टेक्टिकल एक ही बात है। इट इज नॉट ऑपरेशनल ऑल्सो, इट इज स्ट्रैटेजिक, जो पूरी कंपनी को अफेक्ट करे। अकॉर्डिंग टू एंथनी ट्रायंगल, बेटे हमने ट्रायंगल बनाया था, उसमें हमने 3 ट्रायंगल्स बनाए थे, एक स्ट्रैटेजिक, एक टैक्टिकल, एक ऑपरेशनल। 3 levels ऑफ प्लानिंग विद इन दिस इज विच लेवल ऑफ प्लानिंग इज यूजली फॉर जूनियर मैनेजमेंट? ऑपरेशनल। बेटे 24th में देख लीजिए, ऑपरेशनल आंसर है। बेटे जब मुझे आंसर पता है तो मैं बाकी ऑप्शंस नहीं पढ़ रहा, मेरा ऑटोमेटिकली हो रहा है। व्हेन कंसिडरिंग द रोल्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अच्छा जी, हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग द कस्टमर नीड्स? बेटे मार्केटिंग भगवान है, बेटे कस्टमर भगवान का रूप है हमारी इंडिया में, कहते हैं मार्केटिंग इज रिलेटेड विद कस्टमर नीड्स, रिलेटिंग विद एनालिसिस ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। 26th, एन ऑनलाइन रिटेलर यूजेस 4 P's। बेटे मैंने बताया था 4 P का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस। अंडर, अब बेटा वेबसाइट बना रहे हैं तो प्लेस होगा ना, तो ट्रू है। 26th ट्रू। अ कंपनी विद मार्केटिंग ओरिएंटेशन, बेटे मैंने एग्जांपल दिया था आपको नैनो का मार्केट ओरिएंटेशन और जैगुआर का प्रोडक्ट ओरिएंटेशन। मार्केट ओरिएंटेशन में कस्टमर इज द किंग, बट प्रोडक्ट ओरिएंटेशन में वी गिव वेटेज टू प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट शुड बी सोल्ड एक्टिवली एंड एक्सेसिवली, मीटिंग कस्टमर्स, दिस इज द लेवल ऑफ सेल्स। नहीं, प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, आप चेक करिए जी, मार्केटिंग क्वेश्चन नंबर 27 में, मीटिंग कस्टमर्स नीड्स बेटर दिस। यस बेटे, मार्केट ओरिएंटेशन में वी वांट टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द कस्टमर, तो ये मैंने 27 कर दिया जी। हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, द यूज ऑफ बेसिक rather than extended marketing mix is more appropriate when a company is directly interact with the customers, such as supermarket specialists in the manufacturing of the company that are sold on to an intermediary, that are then sold on to an intermediary, provide services such as telecommunication, aims to minimize the expenditure on marketing। आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं, पहले क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिए।
पहले एक बार ये तो देख लीजिए क्वेश्चन है क्या। द यूज ऑफ बेसिक रादर देन एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स। बेटे एक होता है बेसिक मार्केटिंग मिक्स और एक होता है एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स। बेसिक मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? जब बेसिक आप चीजें देते हैं, जब ज्यादा आप वो नहीं कर रहे, इट मीन्स आप मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं और आपका सामान डायरेक्टली सुपरमार्केट को जा रहा है और इंटरमीडिएट्रीज इतने इन्वॉल्व नहीं है, या इंटरमीडिएट्रीज इन्वॉल्व हैं, हम डायरेक्टली इंटरमीडिएट्रीज को दे रहे हैं, इंटरमीडिएट्रीज आगे दे रहे हैं, तो बेटे उस केस में मुझे इतना ज़्यादा मार्केटिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो इस तरह से मैं समझता हूँ ये बी इज़ द करेक्ट आंसर। लॉजिकली बड़ा सिंपल है, मैं बेसिक मार्केटिंग ही कर रहा हूँ। बेसिक मार्केटिंग मतलब थोड़ी सी मार्केटिंग जस्ट अवेयर करा रहा हूँ, बिकॉज आई एम नॉट सेलिंग डायरेक्टली टू द कस्टमर्स, I am selling to the intermediaries, and then those intermediaries are doing marketing and they are selling to the customers. Which of the following is not a part of marketing mix? बेटे marketing mix में मैंने आपको बताया 4 P होते हैं। People बेटे is not a part। हमें पता है 4P में पहला P क्या है? प्रोडक्ट, दूसरा P क्या है? प्राइस, तीसरा P क्या है? प्रमोशन, फोर्थ P क्या है? प्लेस। पीपल तो होता ही नहीं। 30th, which statement of marketing mix are okay? Manufactures and sells board games. It is currently considering the packaging, quality and design of the board games as a part of strategic review. Considers and sells board games. It is currently considering the packaging, quality and design. It means बेटा ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में मैंने आपको एग्जांपल दिया था दीपिका पादुकोण का, मैंने एग्जांपल दिया था कॉलगेट वेद शक्ति का। तो बेटे इट इज अ प्रोडक्ट। अ की डिसीजन व्हेन द रिव्यूइंग ऑफ द मार्केटिंग यूनिट मिक्स इज टू सेल डायरेक्टली टू द कस्टमर और इनडायरेक्टली थ्रू एन इंटरमीडिएरी। बेटे ये प्लेस है। मैं आ गया जी क्वेश्चन नंबर 31 में। अ बिजनेस इज प्लानिंग टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट। इट प्लान्स टू सेल दिस प्रोडक्ट इन यूरोप। ठीक है, नया प्रोडक्ट आ रहा है और नई प्लेस में आ रहा है, बट विल चेंज फ्रॉम अमेरिका। इट फील्स अमेरिकन कस्टमर्स विल बी विलिंग टू पे मोर। इसका मतलब बेटे अमेरिका के कस्टमर से ज़्यादा ले रहे हैं और यूरोपियन कस्टमर से कम ले रहे हैं। तो दिस इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। बेटा ये प्राइसिंग टेक्टिक्स हैं। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये बेटे ये आंसर होना चाहिए। तो इसका मतलब इफ यू आर अवेयर ऑफ द कंसेप्ट यू कैन इजिली आंसर देम। क्वेश्चन 32 बेटे आइए। प्रिंटर्स आर अवेलेबल टू बाय वेरी चीपली। प्रिंटर्स बड़े चीपली मिलते हैं बट उसमें जो काटेज होती है वो महंगी है। इट मीन्स इट इज अ कैप्टिव कैप्टिव टाइप ऑफ प्राइसिंग, बिकॉज यू हैव टू परचेज दोज कॉम्बो एंड वन प्रोडक्ट इज चीपर एंड सेकंड प्रोडक्ट इज एट अ हायर रेट। तो चेक कर लेते हैं बेटे इट इज कैप्टिव। मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। तो लाइक दिस अब 2-3 क्वेश्चन और रह गए, कर लेते हैं। एट विच स्टेज ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस विल द ऑर्गेनाइजेशन हैव टू सेगमेंट इट्स मार्केट? बेटे एनालिसिस में। मैंने आपको लास्ट लेक्चर नंबर 7 में बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्रोसेस, और उसमें एनालिसिस में हम अपनी ब्रांड, अपनी वर्थ देख रहे हैं, कॉम्पिटिटर की वर्थ देख रहे हैं एंड ऑल दैट। प्रमोशन इज अबाउट encouraging the customers to buy organization products or services, or this in 4 stages। बेटे ये बताया था A था बेटा एक्शन ही है बेटे। पहला तो अवेयरनेस है, फिर डिजायर है बेटे, पहला ये है, दूसरा ये है, फिर तीसरा है और फिर फोर्थ है। तो बेटे ये है ADIA। देखो मैं भी भूल गया। तो इस तरह से अगर आपको लॉजिकली याद है तो मैंने कंसेप्ट को सोचा, उसके बाद फिर मेरे को याद आ गया कि एक्शन लास्ट में था। पहले अवेयर कराएंगे, फिर उनके अंदर डिजायर पैदा करेंगे, इंटरेस्ट होगा, उसके बाद अवेयरनेस आएगी। तो बेटे लाइक दिस वी हैव कवर्ड योर एग्जामिनेशन किट। अभी मैं कुछ और भी नेक्स्ट क्लास 10th में लेक्चर लेने वाला हूँ, उसमें भी आई विल बी डिस्कसिंग विद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस। होप यू आर एंजॉइंग इट। बेटे इनके सबके आंसर्स अगर आप लिख के करेंगे ना तो मैं समझता हूँ मोर देन इनफ है, मजा आ जाएगा। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।